हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और रिसर्च के अंदर हम कर रहे हैं टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो सैंपल होता है वो लार्जर पॉपुलेशन से लिया जाता है। और जो लार्जर पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया जाता है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि उसका जो सिलेक्शन होता है पार्टिसिपेंट का सैंपल के लिए, तो वो क्या होता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है इसके अंदर हम ओड मेथड भी कह सकते हैं इसको सैंपलिंग का। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको रैंडम सैंपलिंग की तरह से सिलेक्ट, यानी कि रैंडमली उनका सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उसको इक्वल चांस नहीं दिया जाता सेलेक्ट होने का। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है ये एक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी इसको कह सकते हैं। सैंपल को क्रिएट करने की एक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसके अंदर ये एक नॉन रैंडम प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक नॉन रैंडम प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिसर्चर अपने जजमेंट पे, अपनी कन्वीनियंस के बेस के ऊपर सैंपल को सिलेक्ट करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एक ऐसी नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर रिसर्चर जो है अपने जजमेंट से या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को लेता है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स यहाँ पे देखते हैं। सैंपलिंग के जो टाइप है इस डायग्राम में दिखाए हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी सैंपलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टेमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग। उसके बाद बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर कोटा सैंपलिंग होती है, परपजिव होती है, वॉलंटियर होती है और हब जेड सैंपलिंग होती है। देखिए फ्रेंड, जो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर सबसे हम पहले करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग को। जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो हमारे को जो नंबर लेना होता है या जो मेंबर लेना होता है उसको सिंपली सिलेक्ट करते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर जैसे हम सिक्का उछाल करके करते हैं या फिर लॉटरी मेथड से करते हैं या फिर जो टिप्पट टेबल होती है उससे हम क्या है रैंडम सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है इसके अंदर हम जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको हम स्ट्रेट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, यानी परतों के अंदर हम उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं और तब हम क्या करते हैं, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद बात आती है सिस्टेमैटिक सैंपलिंग की। सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, इसके अंदर nth पोजीशन पे जो पार्टिसिपेंट होता है कंप्लीट लिस्ट में उसको वो क्या होता है अपने जो चूज किए जाने की जो है पॉसिबिलिटी रखता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं कि आपको हर जो लिस्ट है आपकी उसमें से आपको 5वां व्यक्ति चाहिए, 10वां व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, किसमें होता है ये सिस्टेमैटिक सैंपलिंग के अंदर। उसके बाद बात करते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग की। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, जब आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैली होती है और आप क्या करते हैं, इसमें आप अपनी पॉपुलेशन का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इसमें काफी सारे ऐसे ही जैसे आपने ग्रुप बना लिए और उन ग्रुप में से आप जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, आपके पास 1000 पार्टिसिपेंट हैं, पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन में से, पूरी पॉपुलेशन में से आपने 1000 पार्टिसिपेंट को लिया है। तो आप इनमें से क्या करोगे, इनकी एक ऐसी लिस्ट तैयार कर लोगे कि हर एक व्यक्ति चूज किए जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता हो। तो आप इनमें से क्या करोगे, रैंडमली आप एरिया सेलेक्ट करोगे कि या सिटी या कंट्री में से, फिर आप क्या करोगे, ये जो 1000 है इनमें से आप क्लस्टर बना लोगे। जैसे आपने 200 के क्लस्टर बना लिए, ठीक है, 200 के आप क्लस्टर बना लोगे और फिर आप उनमें से अपने क्या है, जिन नंबर्स को या जिन मेंबर्स को आपने लेना है आप उनको इनमें से चूज कर लोगे बाय क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड। उसके बाद बात आती है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग की। जो स्टेज रैंडम सैंपलिंग होता है ये सारी की सारी जो यूपर की जो सारी टेक्निक है इन सभी का यूज करता है। यानी कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आप अपने एरिया की यूनिवर्सिटी लेते हैं, आपकी सिटी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर आपने देखना है कि बीएड करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो कितनी है। मान लिया आपका डीएवी कॉलेज है, डीएवी कॉलेज के जो बीएड करने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, या फिर आप अपनी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर के चलते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो वो जो बीएड करने वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी बीएड चलती है। तो उन कॉलेजेस के अंदर जो बीएड के स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट्स को भी क्या है इसमें लिया जाएगा। तो ये क्या होती है, मल्टीपल यानी कि मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग।
इसके बाद बात करते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग की। जो कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है, इसके अंदर क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना जो सैंपल है वो सिलेक्ट करता है। जैसे वो कहीं मॉल में बैठे हुए व्यक्ति है या किसी मॉल को ले लेता है, या फिर आपके जो लोकल स्कूल है उनको ले लेता है, या किसी चर्च को लेता है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो अपना सैंपल सिलेक्ट करता है। तो इसलिए इसको एक्सीडेंटल या फिर कन्वीनियंस सैंपलिंग भी कहते हैं। और कभी कभी इसको अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग या ग्रैब सैंपलिंग भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है कि जो ग्रैब सैंपलिंग है वो किसका नाम है, तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग के ही नाम है। उसके बाद बात आती है पर्पजिव सैंपलिंग की। पर्पजिव सैंपलिंग क्या होती है? पर्पजिव सैंपलिंग के अंदर जो रिसर्चर होता है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको चूज करता है। और ये जो पर्पजिव सैंपलिंग होती है इसके वैसे भी काफी टाइप होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं पर्पजिव सैंपलिंग के लिए कि टीवी जो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर टीवी का क्या प्रभाव है, यानी कि जो इफेक्ट है टीवी का वो क्या है। या फिर आप एग्जांपल लेते हैं कि जो महंगाई बढ़ती है, तो जो महंगाई बढ़ने का जो छोटे स्कूल हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, ये है पर्पजिव सैंपलिंग है, यानी कि आप अपने पर्पज के अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कोटा सैंपलिंग की। कोटा सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का या हर एक वर्ग का अपना एक निर्धारित कोटा होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब का कोटा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्शंस के अंदर जो मेंस होते हैं और जो वीमेंस होती हैं उनका क्या है, अपना अपना अलग कोटा होता है, और उस कोटे के अंदर वो क्या है, अपना इलेक्शन लड़ती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो कोटा सैंपलिंग होती है इसका ज्यादा से ज्यादा जो सोशल सर्वे होते हैं या फिर जो पॉपुलेशन के जो सर्वे होते हैं, इसके अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है कोटा सैंपलिंग का। उसके बाद बात करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग की। जो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैंपलिंग का हम यूज तब करते हैं जब हमें पार्टिसिपेंट को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई भी पार्टिसिपेंट है, हम स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर हम एक पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करते हैं, फिर वो जो पार्टिसिपेंट होता है फर्दर वो 2 पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करता है, फिर जो वो दो को रिक्रूट करता है वो भी अदर एक मेंबर या 2 मेंबर को रिक्रूट करते हैं। जितना हमें सैंपल में चाहिए हम धीरे धीरे जो है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं। और ये सैंपलिंग तभी यूज की जाती है, ये स्नोबॉल सैंपलिंग तभी यूज की जाती है जब हमारे लिए अपने पार्टिसिपेंट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।